नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परी की कहानियां में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मां का प्यार। माधव अपने आंगन के बगीचे में पौधे ठीक कर रहा था। तभी वहां से जयप्रकाश निकला। उसने माधव से पूछा, बेटे का कोई फोन आया क्या? माधव ने ना में सर हिला दिया। जयप्रकाश की आवाज सुनकर गोमती भी खांसती हुई बाहर आई और वहीं पर बैठ गई। जयप्रकाश ने फिर पूछा, क्या कोई भी कॉल नहीं आया? जो नंबर तुम्हारे पास है उस पर कॉल करो। तब माधव ने कहा, वह नंबर तो बंद आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो महीने में एक दो बार कॉल आ ही जाता था, अब 3 महीने होने को आए हैं। यह सुनकर गोमती मुंह छिपकर रोने लगी। तब जयप्रकाश ने कहा, रो मत भाभी, तुम्हारा बेटा तो राम है, ऐसे ही उसका नाम राम नहीं रखा है। जरूर कुछ परेशानी होगी। पता तो है ना माधव, तेरे पास उसका, जाकर देखा। इतना सुनकर गोमती माधव की ओर भरी आंखों से टकटकी लगाने लगी। माधव का गला भी भर आया। बोला, गोमती की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं भी कभी शहर नहीं गया। पहले तो बेटे ने बुलाया कई बार, पर हम नहीं गए। अब कहां कहां ढूंढूं उसे। साल हो गए हैं बाहर नौकरी करते हुए। पहले तो हर साल होली दिवाली आता था, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फोन भी हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता था, अब वह भी कम हो गया। फिर महीने में एक दो बार आ जाता था। अब लगभग 3 महीने हो गए हैं। पता नहीं कैसा होगा, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। गोमती रोते हुए बोली, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, रातों को नींद भी नहीं आती। माधव ने कहा, पूरे दिन चिंता करके रो रोकर तुमने अपनी तबीयत और खराब कर ली है। अब तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? यह सब सुनकर जयप्रकाश बोला, रात की गाड़ी से चला जा। तेरी बजाय मैं खेत देख लूंगा। 2 रात तेरी भाभी यहां सो जाएगी, सुबह सुबह पहुंच जाएगा। जब बेटे से बात हो जाए तो मेरे नंबर पर बात करवा देना। भाभी तो तब अपने आप ठीक हो जाएगी। माधव ने गोमती की ओर देखा। वह भी आंखों के इशारे से यही कह रही थी। गोमती ने कभी भी माधव से किसी भी बात के लिए जिद नहीं की थी, लेकिन आज माधव को लगा कि गोमती न कहकर भी यही चाह रही है कि वह शहर जाकर बेटे को देखाए। इसलिए माधव ने उस समय हां में सिर हिला दिया। जयप्रकाश ने कहा, किशन की बस में बैठकर शहर तक चला जा, वहां रात को ट्रेन पकड़ लेना। माधव को चिंता हो रही थी कि उत्तराखंड के छोटे से गांव खतौली में रहने वाला वह इतनी बड़ी दिल्ली में अपने बेटे को कैसे ढूंढेगा। फिर भी उसने अपने आप को समझाया, घर बैठे बैठे तो कोई उसके बेटे के बारे में नहीं बताएगा, जाना तो होगा ही। गोमती बोली, थोड़ा सा बेसन ले आओ, उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मैं बना दूंगी, और तुम्हारे लिए रोटी भी बना दूंगी। बाहर का कुछ मत खाना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों ने मिलकर लड्डू बनाए। फिर एक टिफिन में लड्डू रख ली और 4 रोटियां भी बांध ली। साथ ही 2 जोड़ी कपड़े और कुछ रुपए लेकर वह बस में बैठ गया। रात होने को आई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ गया। किशन बहुत समझदार था। उसने ट्रेन में बिठाकर कहा, काका, पहुंचकर मेरे नंबर पर भी खबर कर देना। वैसे तो गांव में सभी अपने थे, पर जब तक बेटे की आवाज न सुने चैन नहीं आता था। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। वह सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गया। चाय चाय की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने पूछा, कौन सा स्टेशन है? किसी ने बताया, दिल्ली आ गया है। वह जल्दी से नीचे उतर गया। समझ नहीं आ रहा था स्टेशन से बाहर कैसे निकले। देखा, ट्रेन से उतरकर जिस ओर लोग जा रहे थे उसी ओर चल पड़ा। स्टेशन के बाहर आकर उसने एक ऑटो वाले को राम का पता दिखाकर कहा, इस पते पर जाना है। ऑटो वाले ने देखा, रोहिणी, सेक्टर 5, फ्लैट नंबर 152। उसने बोला, मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूं, सड़क पार करके ऑटो ले लो, वह ले जाएगा। अलवीना अपनी एक सहेली को ट्रेन तक छोड़ने आई थी। कहा था कि फ्लाइट से चली जा, पर उसे ट्रेन का सफर करने में मजा आता था। जैसे ही अलवीना ने कार मोड़ी, अचानक माधव उसकी गाड़ी के आगे आ गया। अलवीना ने झटके से ब्रेक लगाया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर माधव को देखकर उसे कुछ अपनापन सा लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस बोली, देखकर चलो बाबा, और आगे बढ़ गई। वैसे भी घर पहुंचकर ऑफिस के लिए निकलना था। घर पहुंचकर उसने देखा, ब्रेकफास्ट पति ने तैयार कर रखा है। अपनी किस्मत पर इतराती हुई
अलवीना जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस को निकल गई। अलवीना रईस परिवार की बेटी थी। 4 महीने पहले उसकी शादी रेमी से हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। बहुत खुश थे। अलवीना की मां नहीं थी। उसे हमेशा मां की कमी खलती थी। और रेमी के भी मां बाप नहीं थे। उसने इसे किस्मत में मां का प्यार नहीं मानकर स्वीकार कर लिया था। दोनों ऑफिस पहुंचे और वहां अपना काम करने लगे। उधर माधव रोहिणी तो पहुंच गया, पर सेक्टर 5 में कौन से फ्लैट नंबर 152 में जाना है, यह समझ नहीं आ रहा था। वहां बहुत सी बिल्डिंग्स थीं। वह हर फ्लैट, हर भवन में ढूंढता रहा, पर कहीं भी उसका बेटा नहीं मिला। उसने रोटियां भी रात को ही खा ली थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह एक ढाबे पर गया, पर गोमती की बात याद आ गई। बाहर का मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। गांव के मेले में कुछ खाने से भी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। पूरा दिन निकल गया था। उसने हर ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 152 में देखा, पर उसे अपना बेटा नहीं मिला। अलबीना की सुबह जल्दी उठने की वजह से तबीयत कुछ खराब होने लगी, तो वह ऑफिस से जल्दी लौट आई। घर के पास उसने एक आदमी को बैठे हुए देखा, जो सुबह उसकी गाड़ी से टकराया था। वैसे तो बह ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने उसके पास गाड़ी रोककर पूछा, बाबा, कहां पर आए हो? माधव ने कहा, मेरा बेटा राम यही रोहिणी में रहता है, पता यह है। कागज दिखाकर बोला, पर मिल नहीं रहा। अलवीना ने ध्यान से पता देखा और बोली, बाबा, यह पता अधूरा है। आपके पास उसका फोन नंबर है? माधव ने नंबर दिखाया और बोला, यह तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो बहुत उदास हो गया। माधव ने फिर पूछा, बेटा, आपका घर आसपास है क्या? अलवीना ने कहा, हां बाबा, सामने वाली कोठी मेरी ही है। माधव ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, मुझे खाना खिला दोगी क्या? अलवीना ने पहले तो कहा, बाबा, सामने मोड़ पर ढाबा है, वहां खा लो, और पैसे देने लगी। माधव बोला, नहीं बेटा, पैसे तो है मेरे पास, लेकिन गोमती, राम की मां ने कहा था कि बाहर का मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। अलवीना की तबीयत खुद ही खराब थी, पर बाबा को देखकर उसे तरस आ रहा था। उसने सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से निकलते हुए भी देखा था, तो बाबा की बातों में सच्चाई लगी। पता नहीं उसे क्या अपनापन लगा कि बाबा को घर तक ले आई। घर के बाहर बैठाकर उसने जल्दी से सुबह का खाना गर्म करके बाबा को दे दिया। बोली, अभी तो यही बना है। माधव को वह खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाकर उसने फिर से घंटी बजाई, तो अलविना ने कहा, और क्या चाहिए बाबा? तो माधव बोला, आपने खाना खिलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने लड्डू का डब्बा आगे बढ़ते हुए कहा, बिटिया, गोमती ने और मैंने ये लड्डू अपने राम के लिए बनाए थे। वह तो नहीं मिला। मैं अब गांव वापस चला जाता हूं। तुम ही ले लो। तुम खाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अलवीना ने डिब्बा खोला। देसी घी के बेसन के लड्डुओं की खुशबू ने उसका मन मोह लिया। बोली, बाबा, आप सुबह से भूखे थे, आपने ये लड्डू क्यों नहीं खाए? माधव बोला, बेटा, ये तो राम के लिए थे, मैं कैसे खा लेता? अब तो उम्मीद ही नहीं है उससे मिलने की, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। अलवीना यह सुनकर भावुक हो गई। बोली, बाबा, कोई फोटो है आपके पास बेटे की? मुझे दिखाओ, मैं पुलिस को सूचना देती हूं। यह लड्डू आपका बेटा ही खाएगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। माधव बोला, मेरे छोटे फोन में फोटो कहां होगी? हाँ, रुको, एक पुरानी फोटो है। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला जिसमें राम की तस्वीर थी। फोटो देखकर अलवीना हैरान रह गई। कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर बोली, बाबा, आप अंदर आ जाओ, कहकर माधव को ड्राइंग रूम में बैठा लिया और बोली, आप चिंता मत करो, आज आपका बेटा ही यह लड्डू खाएगा। उसने तुरंत अपने पति रेमी को फोन किया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आओ। रेमी ऑफिस से तुरंत निकल पड़ा और लगभग 1 घंटे में घर आ पहुंचा। अलवीना ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया, क्योंकि अब तक माधव से बात करके वह माधव, गोमती और राम के बारे में जान चुकी थी कि उनका बेटा राम तो बहुत अच्छा है, जरूर उसे कोई परेशानी होगी। तभी वह घर फोन नहीं कर पाया, और पते में से एक लाइन लिखने से शायद उससे ही छूट गई होगी। अलवीना को यह तो पता ही था, रेमी के पिता का नाम माधव सिंह ही है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता नहीं है।
ऐसा रेमी ने उससे क्यों कहा? अलवीना ने दरवाजे पर कहा, रेमी, मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं चाहती। रेमी एक पल के लिए बहुत खुश हुआ, फिर यह सुनकर सकपका गया। बोला, क्या कह रही हो अलवीना? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम तो ऐसी नहीं हो। हम तो चाह रहे थे बच्चे के लिए। और उसने जाने क्या क्या कह दिया। अल्बीना रेमी को एकटक देखती रही और बोली, एक दिन ये बच्चा अपनी खुशी के लिए हमें मरा हुआ साबित कर देगा, तो इससे अच्छा है इसे पैदा ही न करें। इतना कहकर वह रेमी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई और माधव के सामने खड़ा कर दिया। माधव अपने बेटे को देखकर रो रो कर कहने लगा, बेटा, कहाँ चला गया था तू? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं। तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और मैं तेरा अधूरा पता लेकर आ गया था। पर राम, रेमी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वह पानी पानी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे वहां। ना तो अलवीना से नजर मिला पा रहा था, ना ही माधव से। तभी अलवीना ने बात संभाली और बोली, बाबा को अगर मैं न मिलती तो पता नहीं तुम्हें कहां कहां ढूंढते। बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं, बहू हूं। ऐसा कहकर माधव के पैर छू लए। माधव भी अलवीना को बहू के रूप में देखकर खुश हुआ। समझ गया कि शादी हो चुकी है। अलवीना ने कहा, मेरे पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए जल्दीबाजी में हमारा विवाह हो गया। हम आप लोगों से आशीर्वाद लेने आने वाले थे। यह कहते हुए उसने लड्डू का डिब्बा राम के आगे कर दिया। मां के हाथ के लड्डू है, खा लो। हर किसी की किस्मत में नहीं होते। कहते कहते उसका गला भर आया और राम को दूसरे कमरे में ले आई। राम को अपनी गलती का एहसास था, पर वह अलबीना को कैसे समझता कि तुम बड़े घर की बेटी थी। मैं गांव का लड़का कैसे बताता? अपने परिवार के बारे में तुम शादी के लिए मना कर देती तो। पर राम के आंसू बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह रहे थे और अलबीना की आंखों से यह सोचकर आंसू लगातार बह रहे थे कि मां है उसकी किस्मत में। फिर वह हिम्मत करके बोली, मुझे मां से मिला लाओगी क्या? राम बोला, हां हां, क्यों नहीं, वह तुम्हारी भी तो मां है। कहकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अलवीना बोली, जाओ, बाबा के पास जाकर बैठो। वह सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और ना जाने कब से तुमसे बात करने को तड़प रहे हैं। और मां को भी फोन कर दो कि हम सुबह उनसे मिलने आ रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू थे, पर अब यह आंसू खुशी के थे। राम जैसा बेटा होना जरूरी नहीं, पर अलवीना जैसी बहू जरूर होनी चाहिए। यदि आपको यह कविता हृदय स्पर्शी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा हमारे चैनल परी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां रचते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।